कहानी की शुरुआत समुंदर के किनारे होती है। यहाँ मरजान भागती हुई नजर आती है क्योंकि उसके पीछे 2 गुंडे पड़े होते हैं। उनसे बचने के लिए मरजान इधर उधर देखती है। तभी उसे एक शिप नजर आता है। अपनी जान बचाने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाकर उस शिप में छुप जाती है। लेकिन वहां पर भी वो गुंडे आ जाते हैं। ताकि गुंडे उसे देख न पाएं, मरजान अपने ऊपर मछलियों का जाल डाल लेती है। इसी बीच शिप स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। शिप के चलने के बाद गुंडे उसे देख तो लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि शिप काफी दूर निकल चुका होता है। तभी मरजान को महसूस होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो आतिश होता है। हैंडसम आतिश धीरे धीरे मरजान के करीब आता है और मजाक के अंदाज में कहता है कि आज मछली नहीं, जलपरी उसके जाल में फंस गई है और पूछता है कि वो उसकी बोट में क्या कर रही है। इतना कहकर आतिश मरजान को उस जाल से बाहर निकलने में मदद करता है। जैसे ही मरजान जाल से निकलती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा आतिश की बाहों में आ गिरती है। मरजान कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि बोट को वापस घर या किनारे की तरफ ले जाए, लेकिन कैप्टन मना कर देता है। ये सुनते ही आतिश को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये बोट उसकी है और सबको उस बोट से दूर रहने के लिए कहता है। न चाहते हुए भी मरजान को चुपचाप बैठना पड़ता है, लेकिन आतिश दिल का अच्छा होता है, इसलिए वो बोट को फिर से वापस उसी किनारे की तरफ ले जाता है। जब मरजान बोट से उतरने की कोशिश करती है तो हाइट ज्यादा होने की वजह से वो नीचे नहीं उतर पाती। तब आतिश उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे उतार देता है। मरजान घबराकर रिएक्ट करती है, लेकिन आतिश बस इतना कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद मरजान वहां से भागने लगती है, लेकिन वो गुंडे उसे दोबारा देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। मरजान उन्हें दूर रहने के लिए कहती है और रुकने की कोशिश करती है। मरजान नीचे देखती है तो उसे सिर्फ समुंदर की लहरों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आंखें खोलकर देखती है तो वहां आतिश होता है, जो घोड़े पर बैठकर उसे बचाने आता है। यहीं पर आतिश की उन तीनों गुंडों से लड़ाई होती है और वो उन सबको हरा देता है। आतिश मरजान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे चलने के लिए कहता है। मरजान घबरा जाती है और उसका पैर फिर से फिसल जाता है, लेकिन आतिश उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों एक ही घोड़े पर बैठकर वहां से दूर निकल जाते हैं ताकि दुश्मन फिर से उन पर हमला ना कर सके। थोड़ी देर बाद दोनों समुंदर के किनारे बैठ जाते हैं। तेज हवा चल रही होती है, इसलिए आतिश ठंड से बचने के लिए आग जलाता है। आतिश उससे पूछता है कि वो गुंडे कौन थे। मरजान कहती है कि उसे नहीं पता। आतिश कहता है कि वो जानती है। मरजान पूछती है कि आतिश वहां तक कैसे पहुंच गया। आतिश बताता है कि उसकी चीखने की आवाज सुनकर। मरजान कहती है कि उसे लगता है उन दोनों के बीच काफी ज्यादा इत्तेफाक हो रहे हैं। तब आतिश की नज़र मरजान के गले में बंधे हुए स्कार्फ पर पड़ती है। जैसे ही वो स्कार्फ हटाने लगता है, मरजान भड़क जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तब आतिश उसे समझाता है कि वो स्कार्फ सिर्फ इसलिए ले रहा है ताकि उसे उसके पैर पर बांध सके और उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। थोड़ी देर बाद मरजान कहती है कि वो वहां नहीं रुक सकती और उसे वहां से जाना होगा। आतिश उसे जाने की इजाजत दे देता है। जैसे ही मरजान वहां से निकलती है, थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि गुंडे अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें देखकर मरजान डर के मारे चीखने ही वाली होती है। तभी आतिश वहां आ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बचा लेता है और छुपा लेता है। थोड़ी देर बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दोनों फिर से आग के पास आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। मरजान आतिश से पूछती है कि उसने उसके लिए अपनी जान इतने रिस्क में क्यों डाली। आतिश बताता है कि अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो उसके लिए भी वही करता। यहाँ मरियम फाइनली आतिफ को अपना नाम बताती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन आतिफ अपना नाम बताने के बजाय एक चद्दर उठा लेता है, आग के थोड़ा दूर उसे बिछाता है और वहां सोने की कोशिश करता है। मरियम उसे देखकर हैरान होती है और सोचती है कि क्या वो यहीं सोने वाला है। आतिफ उसे भी सोने के लिए कह देता है। मरियम के मन में एक ही बात होती है कि वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं सो सकती। आतिफ बिना ज्यादा रिएक्ट किए उसे चुप रहने का इशारा करता है। मरियम ये भी चेक करती है कि क्या आतिफ सच में सो गया है या नहीं। अगली सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि मरियम किनारे पर बैठी बैठी सो गई होती है, जबकि आतिफ पहले ही उठ चुका होता है। जब आतिफ मरियम को ठंड से कांपते हुए देखता है तो वो चुपचाप अपनी चद्दर उठाकर मरियम के ऊपर उड़ा देता है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। तभी मरियम की आंख खुल जाती है। वो घबरा कर उठती है और हैरानी से सोचती है कि वो यहाँ कैसे सो गई, क्योंकि वो ऐसे माहौल में कभी सो नहीं सकती। उसके दिमाग में यही आता है कि जरूर आतिफ ने ही कुछ किया होगा। आतिफ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और मरियम वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर मरियम घोड़े को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी आतिफ वहां आ जाता है। मरियम उससे उसका फोन मांगती है
और उसके फ़ोन से अपने पापा को कॉल करती है। अपने पापा को ये बताती है कि वो ठीक है, उन्हें शांत रहने को कहती है और अपनी लोकेशन बताती है। साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से लेने आ जाएं। थोड़ी ही देर में हैदर और नासिर दोनों मरियम को लेने आ जाते हैं। नासिर उसे ठीक देखकर सुकून महसूस करता है और उसे घोड़े से नीचे उतारता है। यहाँ आतिफ हैदर को देखकर अजीब सा रिएक्शन देता है, पता नहीं क्यों। मरियम अपने बाबा के गले लग जाती है और उन्हें बताती है कि आतिफ ने उसकी जान बचाई और गुंडों से बचने में मदद की। हैदर और नासिर दोनों मिलकर आतिफ का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। इसके बाद मरियम अपने घर आ जाती है। उसकी माँ और उसका भाई उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ आतिफ भी अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी परेशान माँ और भाई दोनों उसकी फिक्र कर रहे होते हैं। आतिफ बताता है कि आज उसकी मुलाकात इलाग्रिम फैमिली से हुई है। यह सुनते ही उसकी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो कहती है कि आज रात उनके घर डिनर के लिए जाना है, क्योंकि उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। अगर आतिफ नज़ीर से शादी कर लेगा तो वो उनका बिजनेस टेक ओवर कर लेगा और उन्हें सारे कर्जों से आज़ाद कर देगा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। आतिफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो नज़ीर से शादी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हैदर गुस्से में आकर एक गन निकालता है और उसे अपने सर पर रख लेता है। आतिफ को धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो सुसाइड कर लेगा। ना चाहते हुए भी मरियम को नज़ीर के साथ शादी के लिए हाँ कहनी पड़ती है। अगला दिन आता है और नज़ीर मरियम से मिलने उसके घर आता है। वह उसे बताता है कि अब उन दोनों की शादी होने वाली है, क्योंकि उसने सारा पेपरवर्क कंप्लीट कर दिया है और मरियम के घर का सारा कर्जा माफ कर दिया है। वो कहता है कि बहुत जल्दी शादी होगी। उसी रात आतिफ अपनी पूरी फैमिली के साथ मरियम के घर डिनर के लिए आता है। मरियम का पूरा परिवार उनका खुशी खुशी वेलकम करता है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करती हैं। आतिफ बताता है कि वो एक सिविल इंजीनियर है और सिटी में उसके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हैदर उसे कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बिना झिझक उनसे कह सकता है। इसी बीच हैदर अपनी बेटी की शादी का अनाउंसमेंट कर देता है। सब लोग मरियम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे शादी की बधाई देते हैं। डिनर के बाद आतिफ अपने घर चला जाता है, लेकिन मरियम की शादी की बात पता नहीं क्यों आतिफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। 3 दिन बाद मरियम के माँ बाप उसे जबरदस्ती शादी के ड्रेस में रेडी होने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ नज़ीर आ जाता है। न चाहते हुए भी मरियम को नज़ीर के साथ शादी के लिए जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद नज़ीर मरियम के रूम में आता है। मरियम उसे बता देती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। नज़ीर को ये बात पहले से पता होती है, लेकिन वो कहता है कि वो उसके प्यार का इंतज़ार नहीं कर सकता। मरियम कहती है कि वो जिंदगी भर उससे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन नज़ीर के लिए शादी के बाद प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। यह कहकर नज़ीर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों शादी के जोड़े में मंडप में बैठे होते हैं। दोनों का पूरा परिवार वहाँ मौजूद होता है। जब नज़ीर से शादी के लिए पूछा जाता है तो वो हाँ कह देता है। जैसे ही मरियम की बारी आती है, मरियम अपनी आंखें बंद करती है और दिल ही दिल में दुआ करती है कि काश ये सिर्फ एक बुरा सपना हो और आंख खुलते ही सब कुछ बदल जाए। तभी वहाँ किसी की धमाकेदार एंट्री होती है। यह कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो आतिफ होता है। आतिफ कई लोगों के साथ आता है, गन दिखाकर शादी रुकवा देता है और मरियम को खींच कर ले जाने लगता है। मरियम जाने से मना करती है तो आतिफ उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। पीछे से नज़ीर भी उनका पीछा करता है और उसके लोग आतिफ की गाड़ियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी आतिफ की गाड़ी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। गाड़ी रुकते ही मरियम तुरंत नीचे उतरती है और आतिफ से पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्यों उसे मंडप से भगा कर ले आया। आतिफ उसे बताता है कि उसे पता है कि मरियम उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। मरियम गुस्से में पूछती है कि उससे इस सब से क्या लेना देना है और आतिफ का इसमें क्या रोल है। गुस्से से भरकर मरियम आतिफ पर चिल्लाने लगती है। आतिफ उसे साफ शब्दों में कह देता है कि या तो वो उसका प्रोटेक्टर है या फिर प्रीडेटर, और अब ये चॉइस मरियम को ही करनी है। वह उसे चुपचाप गाड़ी में बैठने के लिए कह देता है। मरियम के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हैदर गुस्से में अपने पूरे परिवार पर चिल्लाता रहता है और पूछता है कि वो कौन था जिसकी हिम्मत हुई उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाने की। तभी वहाँ आतिफ की एंट्री होती है। हैदर आतिफ पर चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन आतिफ उसे जोर से रोक देता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए एक डील है। आतिफ बताता है कि वो 187 डेज के लिए हैदर के सारे कर्जे उतार देगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो मरियम से शादी करेगा, लेकिन उसके बाद उसे तलाक दे देगा। उसके बाद हैदर का सारा कर्जा पूरी तरह से माफ हो जाएगा। ये सब कहने के बाद आतिफ वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से मरियम भागकर आती है और आतिफ का हाथ पकड़ लेती है। मरियम गुस्से में आकर आतिफ से पूछती है कि जो कुछ भी उसने अभी कहा था, क्या वो सब सीरियस था।
आतिफ उसे बताता है कि उसके पास सोचने के लिए सिर्फ कल तक का टाइम है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आतिफ घर पहुंचकर ये बात अपनी पूरी फैमिली को बताता है। ये सब सुनकर उसके फैमिली मेंबर्स भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये सब चीजें उसके प्लान का हिस्सा नहीं थी। वो उसे क्लियरली बोलते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। आतिफ की मदर साफ मना कर देती है और कहती है कि वो इस शादी की परमिशन नहीं देगी। दूसरी तरफ मरजान के घर पर उसकी पूरी फैमिली बैठकर डिस्कस कर रही होती है कि कौन सा प्रपोजल ज्यादा बेटर है। ये सब सुनकर मरजान गुस्से में भड़क जाती है। उसकी मदर कहती है कि आतिफ का ऑफर ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो 187 डेज के बाद उनका सब कुछ वापस लौटा देगा। ये सुनकर मरियम का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। जब नज़ीर को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो मरियम के घर वालों पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि वो आतिश को मार डालेगा। मरियम आतिफ को समझाने की कोशिश करती है कि वो शादी वाली बात भूल जाए। उसके बदले वो आतिफ को कंपनी के कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देने का ऑफर करती है, लेकिन आतिफ मना कर देता है। ये सुनकर मरियम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसे लगा था आतिफ उसका प्रोटेक्टर है और एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब उसे लगता है कि आतिफ और नज़ीर में कोई फर्क नहीं है। आतिश मरजान के पास आकर पूछता है कि उसने उसके ऑफर के बारे में क्या सोचा। मरजान फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आतिफ नहीं मानता। मरजान कहती है कि अब उसका हर दिन बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो अब नादिर से शादी करने वाली है, इसलिए उसे आतिफ से मिलना नहीं पड़ेगा। आतिफ हंसकर कहता है कि इतना श्योर मत हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। यह सुनकर मरजान गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मरियम की फैमिली बैठकर ये डिस्कस कर रही होती है कि कौन सा डिसीजन एक्सेप्ट किया जाए। तभी वहां आतिफ की एंट्री होती है और वो उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। हैदर बताता है कि वो नज़ीर का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं और मरियम की शादी नज़ीर के साथ ही होगी। यह सुनकर आतिफ वहां से जाने लगता है। तभी मरियम का भाई आकर हैदर के कान में बताता है कि नज़ीर का पूरा बैंक अकाउंट सील हो चुका है और उसका बैंक कोलैप्स हो गया है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। ये सुनकर हैदर आतिफ को पीछे से आवाज देता है और उसे रुकने के लिए कहता है। वो आतिफ को बताता है कि वो उसकी डील एक्सेप्ट कर रहे हैं और अब उनकी बेटी की शादी आतिफ के साथ ही होगी। यह सब सुनकर आतिश को अपना पास्ट याद आ जाता है, जब बचपन में हैदर उसे इसी तरह मारता था और कहता था कि उसका बाप मर चुका है। ये बातें कहकर वो उसे टॉर्चर करता था। यह सब देख और महसूस करके मरियम का दिल टूट जाता है। आतिफ मरियम को देखता रहता है और इसी के साथ यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। Thanks for watching. Next episode I will upload tomorrow. एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आतिश अपने पूरे परिवार के साथ मरियम के घर रहने के लिए आ जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, खासकर आतिश की माँ, जिन्हें मरियम शुरू से ही पसंद नहीं है। आते ही वो मरियम पर हुक्म चलाने लगती हैं और उसे मजबूर करती हैं कि वो उनका हाथ किस करे। मरियम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उसे मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है। मरियम की माँ वर्कर्स से कहती हैं कि आतिश का सारा सामान अंदर ले जाओ, लेकिन तभी आतिश की माँ गुस्से में बोल पड़ती हैं कि अब हम इस घर के मालिक हैं, मेहमान नहीं। हमसे सही तरीके से बात करो और आज के बाद जो हम कहेंगे वही होगा। ये सुनकर मरियम का पूरा परिवार सन्न रह जाता है, लेकिन चाहकर भी कोई कुछ नहीं बोल पाता। आतिश असली से पूछता है कि सारे पेपर्स ठीक हो गए हैं या नहीं। असली बताती है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा आतिश चाहता था। इसके बाद आतिश मरियम के पूरे परिवार को ऑर्डर देता है कि आधे घंटे में सब लोग कंपनी में मौजूद हों, क्योंकि वो एक बड़ा फैसला सुनाने वाला है। उसका लहजा बिल्कुल नौकरों जैसा होता है। इतना कहकर आतिश अपने पूरे परिवार के साथ घर के अंदर चला जाता है और मरियम का परिवार बाहर खड़ा रह जाता है, जैसे वो मेहमान हो। मंदिर से लौटते वक्त आतिश की माँ उससे कहती है कि तुमने देखा, हमने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी। आतिश जवाब देता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। उसकी माँ फिर से उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो शादी का फैसला बदल दे, क्योंकि मरियम दुश्मन की बेटी है, लेकिन आतिश उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। जाते जाते उसकी माँ मरियम के घर को देखती हैं और मन ही मन कहती हैं कि इस घर को वो मरियम के लिए जहन्नुम बना देंगी। सीन कंपनी में शिफ्ट होता है। आतिश अपने साथियों के साथ ऑफिस आता है। बाकी लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। तभी पीछे से उसका भाई उसे बताता है कि नज़ीर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। आतिश उसे टेंशन न लेने को कहता है, क्योंकि उसकी नज़र नज़ीर पर है। तभी मरियम भी ऑफिस पहुंच जाती है। वो एक एम्प्लॉय से बात करती है जो कहता है कि किसी की नज़र लग गई है, इसलिए हालात इतने खराब चल रहे हैं। मरियम बताती है कि उसकी एक अच्छे इंसान से मीटिंग हो चुकी है और अगर सब सही रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन आतिश ये सब देख लेता है। वो अपने भाई से कहता है कि ये लड़की जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है और इस पर नजर रखना जरूरी है। उसका भाई हैरान होता है कि आतिश को ये सब कैसे पता चलता है, तो आतिश कहता है कि वो मरियम की आंखों को पढ़ सकता है। इसी बीच हैदर ऑफिस आ जाता है और थोड़ी देर बाद नज़ीर भी पहुंच जाता है। नज़ीर हैदर से सवाल करता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। हैदर बताता है कि वो बहुत कर्ज में डूबा हुआ था और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने आतिश का साथ चुना। इसके बाद हैदर वहां से चला जाता है। नज़ीर मरियम के भाई मुराद को पकड़ता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह ये शादी रुकवानी होगी। मुराद मना करता है क्योंकि अब सारी प्रॉपर्टी आतिश के नाम हो चुकी है। तभी नज़ीर उसे एक मरी हुई लड़की का वीडियो दिखाकर धमकाता है और कहता है कि अगर शादी नहीं रुकी तो वो वीडियो वायरल कर देगा और मुराद पर मर्डर का केस लग जाएगा। ये देखकर मुराद पूरी तरह डर जाता है। ऑफिस में हैदर जब अंदर आता है और आतिश को ओनर की चेयर पर बैठा देखता है तो वो अंदर ही अंदर जल उठता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। मुराद मीटिंग में लेट पहुंचता है तो आतिश उसे बाहर निकाल देता है। उसका ये बॉसी एटीट्यूड देखकर मरियम को बहुत गुस्सा आता है। मीटिंग शुरू होती है और आतिश पुराने एम्प्लॉयज को निकालकर नए एम्प्लॉयज रखने की बात करता है। हैदर इसका विरोध करता है, लेकिन आतिश किसी की नहीं सुनता। वो कहता है कि कंपनी में बड़े बदलाव होंगे। मरियम भी बोलती है कि कंपनी पहले से अच्छा चल रही है और एम्प्लॉयज को निकालने की जरूरत नहीं है। आतिश गुस्से में साफ कह देता है कि वो कंपनी का मालिक है और जो वो चाहेगा वही होगा। साथ ही वो मरियम को वार्निंग देता है कि दोबारा उसकी बात बीच में न काटे। मीटिंग खत्म होती है। आतिश मरियम को रोक लेता है और उसे जाने नहीं देता। वो उसे प्रोजेक्ट पर तुरंत काम करने को कहता है। मरियम कहती है कि उसे जरूरी काम से जाना है, लेकिन आतिश जबरदस्ती उसे बैठा लेता है। दोनों साथ में प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। काम के दौरान आतिश बार बार मरियम को देखने लगता है और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड क्लोजनेस आ जाती है। कुछ देर बाद मरियम वहां से निकल जाती है और एक होटल में अपने बिजनेस पार्टनर अहमद का इंतजार करती है, लेकिन वहां आतिश आ जाता है और बताता है कि अहमद नहीं आएगा। मरियम को समझ आ जाता है कि आतिश ने उसका प्लान फेल कर दिया है। वो आतिश से पूछती है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है और शादी का फैसला क्यों नहीं बदलता। आतिश साफ कह देता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। गुस्से में मरियम वहां से चली जाती है। आतिश उसका हाथ पकड़कर उसे वार्निंग देता है कि आगे से वो कोई चालाकी न करे। मरियम भी साफ कह देती है कि वो इस रिश्ते को जुड़ने नहीं देगी। आतिश जब मरियम को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है, मरियम बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर जाती है। आतिश उसे रोकते हुए कहता है कि आज के बाद वो सिर्फ उसी के लिए काम करेगी। मरियम गुस्से में जवाब देती है कि वो पहले से ही कंपनी में काम कर रही है, लेकिन आतिश साफ कह देता है कि अब से वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, न घर में और न ही ऑफिस में। हर फैसला उससे पूछकर ही होगा। मरियम उसे याद दिलाती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। इस पर आतिश हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि बहुत जल्द हो जाएगी मेरी होने वाली वाइफ। दूसरी तरफ नज़ीर मरियम के भाई मुराद को कॉल करता है और उस पर दबाव बनाता है कि आतिश को मारना ही पड़ेगा। मुराद डरते हुए कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। नज़ीर उसे धमकी देता है कि अगर आतिश नहीं मरा तो वो मर्डर वाला वीडियो वायरल कर देगा। मुराद मजबूरी में कहता है कि वो कुछ न कुछ करेगा। इधर आतिश अपने भाई के साथ बैठा होता है और दोनों बचपन की बातें याद करते हैं। बातों बातों में आतिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो उस पुराने कमरे में जाता है जहां कभी हैदर उसे मारा करता था और मेंटली टॉर्चर करता था। पुराने जख्म याद करके आतिश वहीं बैठकर टूट जाता है। उधर मरियम अपने कमरे में आती है और देखती है कि आतिश की माँ ने उसके बेड पर कई ड्रेसेस फैला रखी हैं। वो पूछती है कि ये सब क्या है। आतिश की माँ ठंडे लहजे में बताती हैं कि ब्राइड का रूम तैयार कर रही हैं और एक वाइट ड्रेस उठाकर कहती हैं कि ये सुहागरात के लिए है। मरियम गुस्से में साफ मना कर देती है और उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहती हैं। आतिश की माँ जाते जाते उसे चेतावनी देती हैं कि ये घर, ये कमरा सब कुछ उनका है। थोड़ी देर बाद आतिश कमरे में आता है। मरियम उससे सवाल करती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहती है कि वो एक छत के नीचे उसके साथ नहीं रह सकती। आतिश कहता है कि उसे अब इन सब की आदत डालनी होगी। दोनों के बीच टेंशन बढ़ती है और माहौल अचानक रोमांटिक टर्न लेने लगता है। आतिश वहां से चला जाता है और मरियम टूटकर रोने लगती है। फिर बाहर चली जाती है और किसी से फोन पर कहती है कि आज मौका हाथ से निकल गया, लेकिन अगली बार वो जरूर कामयाब होगी। तभी आतिश पीछे से आता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन मरियम बिना सुने चली जाती है। अगली सुबह आतिश और उसका भाई रनिंग कर रहे होते हैं। आतिश बताता है कि सारी परेशानी नज़ीर की वजह से शुरू हुई थी और अब वो सोच रहा है कि शादी कैंसिल कर दे। उसका भाई भी उसका साथ देता है। आतिश मरियम को कॉल करता है और मिलने के लिए लोकेशन भेजता है। मरियम पहले मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। मरियम का भाई भी उसके साथ चलने की जिद करता है,
लोकेशन पर पहुंचकर मुराद पहले अकेले उतरता है। आतिश उसे देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। मुराद उसे धमकी देता है कि शादी का फैसला छोड़ दे। आतिश उसे बचकाना कहकर मरियम को बुलाने को कहता है। तभी मुराद अचानक आतिश पर अटैक कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है और मुराद जमीन पर गिर जाता है। मरियम ये देख के दौड़कर आती है और दोनों को अलग करती है। आतिश गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी अचानक पीछे से गोली चलती है। मरियम शॉक में चली जाती है। गोली मुराद ने चलाई होती है, लेकिन आतिश को समझ नहीं आता कि किसने चलाई। वो खून देखकर वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आतिश के बेहोश होकर जमीन पर गिरने से मरियम का भाई उसे खींचते हुए कहता है कि चलो यहाँ से, इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो, मर जाएगा तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मरियम वहां से जाने से साफ मना कर देती है। वो भागकर आतिश के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं होने देगी, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। आतिश किसी तरह हिम्मत करके आंखें खोलता है और सबसे पहले मुराद के बारे में पूछता है। वो गुस्से में कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। मरियम उसे समझाती है कि अभी उसकी हालत बहुत खराब है और हॉस्पिटल जाना जरूरी है। आतिश कहता है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन मरियम फिर भी उसके साथ जाने की जिद करती है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर मुराद घर पहुंचता है और अपने माँ बाप के सामने रोते हुए सच बता देता है कि गलती से उससे आतिश पर गोली चल गई। उसके माता पिता गुस्से में उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी आतिश और मरियम वहां पहुंच जाते हैं। आतिश बिना कुछ सुने मुराद पर टूट पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। पूरा परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है। मरियम भी उसे रोकती है, लेकिन आतिश का गुस्सा काबू में नहीं होता। तभी मरियम जोर से चिल्लाकर कहती है कि गोली मुराद ने नहीं, उसने खुद आतिश पर चलाई थी। ये सुनते ही आतिश मुराद को छोड़ देता है, लेकिन गुस्से और शौक में मरियम की तरफ देखता है और वहीं बेहोश हो जाता है। आतिश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी मां मरियम का हाथ पकड़कर उस पर चिल्लाने लगती है कि उसके बेटे पर गोली किसने चलाई। वो मरियम को जान से मारने की धमकी देती है। आतिश का भाई माहौल संभालता है और मरियम से सच पूछता है। मजबूरी में मरियम मान लेती है कि गोली उसी ने चलाई थी। डॉक्टर बताता है कि आतिश को होश आ गया है। परिवार अंदर चला जाता है और बाहर मरियम भगवान का शुक्र अदा करती है। आतिश का भाई बाहर आकर सबको बताता है कि शादी कैंसिल हो चुकी है। ये बात मरियम चुपके से सुन लेती है। वो आतिश के कमरे में जाती है और पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। आतिश गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो उसकी एक्टिंग से बेवकूफ़ नहीं बनेगा। वो साफ कह देता है कि उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। नज़ीर चुपके से हॉस्पिटल में आतिश के कमरे में घुसने की कोशिश करता है और उसका गला दबाता है, लेकिन आतिश वक्त पर जाग जाता है और उससे लड़ने लगता है। उसी समय मरियम वहां पहुंच जाती है। आतिश गुस्से में दोनों को बाहर जाने को कहता है। मरियम दोबारा कमरे में आती है। आतिश उसे जाने को कहता है, लेकिन वो वहीं बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी आतिश को दर्द होता है और मरियम भागकर उसकी मदद करती है। आतिश ताना मारता है कि गोली मारने के बाद अब केयर दिखाने का नाटक मत करो। मरियम रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसने मजबूरी में ऐसा किया। आतिश उठने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ा जाता है। मरियम उसे संभाल लेती है और दोनों पल भर के लिए एक दूसरे को अलग नज़र से देखने लगते हैं। आतिश नींद में कुछ बड़बड़ाता है। मरियम सुनने की कोशिश करती है और एक नाम सुनती है, इलुल। वो सोच में पड़ जाती है कि ये कौन है। अगली सुबह आतिश उठता है और देखता है कि मरियम पूरी रात सोफा पर बैठी रही। वो उसे रोकती है और बेड पर वापस लिटा देती है। तभी आतिश का भाई आ जाता है। मरियम नर्स को टेम्परेचर चेक करने को कहकर वहां से चली जाती है। आतिश अपने भाई से पूछता है कि उसने क्या सुना। भाई बताता है कि मरियम ने इलुल नाम सुना था। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। आतिश घर वापस आ जाता है। दोनों परिवार इकट्ठा होते हैं। मरियम का परिवार डर में होता है कि बिजनेस डील खत्म हो चुकी है और अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मरियम आतिश के कमरे में जाकर एक बार फिर माफी मांगती है। तभी आतिश की मां वहां आ जाती हैं और मरियम के कन्फेशन को सुन लेती हैं। गुस्से में वो मरियम को थप्पड़ मार देती हैं। दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली होती हैं कि आतिश उनका हाथ पकड़ लेता है। आतिश कहता है कि मरियम को सजा वो देगा। उसकी मां कहती हैं कि वो मरियम को जिंदा जला देंगी। आतिश सबको शांत रहने को कहता है और अपने प्लान पर भरोसा करने को कहता है। पुलिस घर आती है और आतिश से पूछती है कि गोली किसने चलाई। आतिश जानबूझकर कह देता है कि उसे नहीं पता। ये सुनकर दोनों परिवार हैरान रह जाते हैं। बाद में मरियम आतिश से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। आतिश एक बॉक्स मंगवाता है, उसमें से शादी का कपड़ा निकालकर मरियम की तरफ फेंकता है और कहता है कि तैयार हो जाओ, कल हमारी शादी है। मरियम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान से वो बचना चाह रही थी वही अब उससे शादी करने वाला है। इधर कहानी एक और तरफ मुड़ती है। नज़ीर, हैदर और मुराद को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि मुराद एक लड़की के साथ मारपीट कर रहा है। ये वीडियो देखते ही हैदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मुराद पर हाथ उठा देता है और चिल्लाकर पूछता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मुराद डरते हुए कहता है कि अगर शादी नहीं रुकी तो नज़ीर ये वीडियो सबके सामने ला देगा। अगर आप एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मरियम के घर से, जहां मरियम किचन में जाकर पानी पीने लगती है। जैसे ही वो ग्लास भरकर पीती है, पीछे से आतिश की माँ आ जाती है। मरियम वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आतिश की माँ उसका रास्ता रोक देती है। वो गुस्से में कहती है, आखिर आतिश ने तुम्हें क्या देखा? तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारे बाल देखो, तुम कितनी अजीब दिखती हो। मरियम प्लीड करती है कि उन्हें जाने दे, लेकिन आतिश की माँ किसी की नहीं सुनती और कहती है, क्या तुम सोचती हो कि आतिश से शादी करके बच जाओगी? नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी नष्ट कर दूंगी। और फिर वो ग्लास लेकर जमीन पे फेंक देती है और बोलती है, जाओ शादी के लिए रेडी हो जाओ। इसी बीच आतिश की फ्रेंड वहां आ जाती है। मरियम वहां से चली जाती है और आतिश की फ्रेंड गुस्से में पूछती है, आखिर आतिश ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हो रही है? आतिश की माँ कॉन्फिडेंट होकर कहती है, फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मेरे शब्दों के आगे जाए। शायद अब जा रहा है, इसलिए मरियम से शादी कर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो हंसी के साथ कहती है, करो शादी, मैं उसकी जिंदगी नष्ट कर दूंगी, तुम सिर्फ देखती जाओ। मरियम की माँ फोन और शादी के इंतजामात चेक कर रही होती हैं और 2 नौकरानियां उसकी हेल्प कर रही होती हैं। और हैदर आता है, कहता है, तुम्हें इस इंसान से शादी करने की जरूरत नहीं है। मरियम के लिए वो फिर से मदद ले रहा होता है। मरजान हैदर से पूछती है, ये वही है? मरजान कहती है, देखो आतिश किसी की नहीं सुन रहा, तुम चुप्पी से यहाँ से भाग जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। और हैदर को कुछ पैसा दे देती है। इसी वक्त आतिश के भाई को सब पता होता है और वो आके आतिश को इन्फॉर्म करता है कि मरियम और नज़ीर मिलके प्लान बना रहे हैं और शादी कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। आतिश कहता है, मुझे सब पता है, फिक्र मत करो। मरजान शादी से बचने के लिए पैक कर रही होती है। तभी आतिश वापस आता है और कहता है, मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरियम कहती है, कुछ नहीं, बस देखने आई थी कि सब ठीक है। आतिश फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। मरियम रोती है, लेकिन आतिश कहता है, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, सब पता है, आज तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की। तब हैदर आके आतिश के सिर पे हिट करता है और वो गिर जाता है। हैदर और आतिश का भाई मरजान को फोर्स करते हैं कि वो घर से भाग जाए और आतिश को उसी कमरे में रख देते हैं जहां पुरानी बुरी यादें हैं। आतिश की फ्रेंड ये सब देख लेती है, लेकिन चुप्पी रहती है ताकि शादी रुक जाए। मरजान गड्डी में जा रही होती है और उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें वीडियो होता है कि नज़ीर वहां उसका इंतजार कर रहा है। मरजान को समझ आता है कि उसके पापा ने फिर से उसे धोखा दिया और वो रोते हुए कहती है, पापा ने मुझसे फिर से झूठ बोला। इसी वक्त आतिश वापस एंट्री लेता है बाइक पर। मरियम समझ जाती है और तुरंत आतिश के पास भाग कर जाती है। कहती है, मुझसे एक भी सवाल मत पूछना। आतिश उसे हेलमेट देता है और मरियम चुप्पी से हेलमेट पहन के बाइक पर बैठ जाती है। घर में शादी का सीन सेट होता है, सब मेहमान आ जाते हैं और तभी आतिश भी वहां आ जाता है। मरजान का फैमिली सोचता है कि मरियम वहां नहीं है और उन्हें बेइज्जत होने का डर है, लेकिन तब मरियम ब्लैक ड्रेस में शादी के लिए धमाकेदार एंट्री लेती है। सब हैरान हो जाते हैं और आतिश की माँ कहती है, इसमें ब्लैक क्यों पहना? ब्लैक तो मॉर्निंग के लिए होता है। आतिश मरियम के पास आके प्यार से कहता है, ब्लैक तुम्हें सूट करता है। मरियम और आतिश एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। फादर दोनों से शादी की कंसेंट लेते हैं और दोनों एक दूसरे से जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाते हैं। शादी कंप्लीट होती है। मरियम आतिश के हाथ पर किस करती है, लेकिन दोनों का फैमिली खुश नहीं होता। फिर भी हमारी हीरो और हीरोइन की शादी हो जाती है। मरियम आतिश से कहती है कि आज तुमने जो किया है उस पर एक दिन तुम जरूर पछताओगे। आतिश की माँ मरियम के पास जाती है और कहती है, क्या बकवास है ये, तुमने काले कपड़े क्यों पहने हैं? मरियम कहती है, आज मेरी जिंदगी का सबसे बेकार और काला दिन है, इसलिए मैंने ब्लैक पहना है। आतिश की माँ क्या सच में यह कहकर वो मरियम का ड्रेस फाड़ देती है सबके सामने। तभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आतिश की माँ कहती है, जाओ और कुछ ढंग का पहन के आओ। आतिश उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मरियम उसे पीछे धकेल देती है। आतिश अपनी माँ को शांत करवाता है। मरियम अपने कमरे में आती है। खुद को शीशे में देखकर इस हालत में वो बहुत रोती है। तभी मरियम की सहेली और उसकी माँ कमरे के अंदर आती है। मरियम की मॉम पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मरियम, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मरियम की माँ कहती है, अब क्यों रो रही हो? रो रो कर तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? तुमने सबके सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। दोनों उसके कमरे से चली जाती है।
फिर मरियम फूट फूट कर रोने लगती है। आतिश अपनी माँ से कहता है कि आपने जो आज किया वो अच्छा नहीं था। आतिश की माँ कहती है कि वो शादी वाले दिन मैयत का कपड़ा पहनकर आई थी और उसके पूरे परिवार ने मिलकर तुमको मारने की कोशिश की। इसके बाद भी मैं क्या चुपचाप खड़े होकर देखती रहती? मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया। आतिश कहता है मैं अभी कोई और तमाशा नहीं चाहता और अब से वो मेरा सरनेम लेके चल रही है और अब वो मेरी लीगली वाइफ है। आप इस बात का ध्यान रखें। आतिश की माँ सुनकर हैरान रह जाती है। असली बोलती है तो क्या हम उसे सर पर बिठा लें क्योंकि उसके पास तुम्हारा सरनेम है। आतिश की माँ कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन आतिश उसे पहले ही रोक देता है। मरियम और आतिश एक दूसरे को बालकनी से देखते हैं और मरियम कहती है कि तुमने मेरा प्राइड, मेरा घर, सब कुछ मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। यहाँ पे हैदर और उसका बेटा नाजिर को फोन लगा रहे होते हैं लेकिन नाजिर उनका फोन नहीं उठाता है। वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। हैदर कहता है कि मैं फिलहाल मरियम के बारे में सोच रहा हूँ। तुमने देखा उसकी सास ने उसके साथ कैसे बिहेव किया। मैं मरजान को लेकर बहुत परेशान हूँ। आतिश उन्हें दूर खड़ा होकर देखता है। आतिश के पास उसका भाई आता है। दोनों डिस्कस करते हैं कि नाजिर का हमने बैंक अकाउंट सीज कर दिया। उसके पास एक भी रुपए नहीं है। फिर ये लोग क्यों अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहते हैं? या उसके पास कुछ राज है इनका? आतिश कहता है जाओ और पता करो नाजिर के बारे में। ये दोनों बाप बेटे बिना रीजन के कुछ नहीं करते हैं। और वो बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ मरियम खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और कहती है कि मैं नहीं टूट सकती हूँ, मुझे खुद को संभालना ही पड़ेगा। तभी उसे ड्रॉ में पड़ी हुई वही गन मिल जाती है जो उसके पिता ने उसे दी होती है। आतिश कमरे में आता है। मरियम उसे कहती है क्या सब खत्म नहीं हुआ तुमको और मुझे टॉर्चर करना है क्या? आतिश साइड से होके निकल जाता है। कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, रात अभी और लंबी है। मरियम कहती है तुम मेरे रूम में मत आया करो। आतिश बोलता है कि मुझे आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। और फिर आतिश मरियम के करीब जाता है और मरियम कहती है कि मुझे छूना मत। आतिश कहता है आज भी मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, आज हमारी शादी हुई है। मरियम बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और आतिश बेड की तरफ देखने लगता है। मरियम डर जाती है और जाने की कोशिश करती है लेकिन आतिश उसे पकड़ लेता है, उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन मरियम वहां से चली जाती है। फिर मरियम अपने पापा के पास जाती है और हैदर मरियम को बोलता है मुझे ऐसे मत देखो, मैंने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। मरियम कहती है आपने मुझसे झूठ बोला क्योंकि वो आतिश के खानदान के बारे में कुछ नहीं जानते और आतिश बस ऐसे ही हमारी जिंदगी में घुस गया है और हमारी जिंदगी में तबाही मचा रहा है। हैदर बोलता है कि इसलिए मेरी बच्ची मैं तुम्हें उससे दूर भेजना चाहता था। मरियम का भाई कहता है मुझे माफ कर दो मेरी बहन, ये सब तुम्हें मेरे वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मरियम कहती है आप लोगों ने मुझे अकेला कर दिया है क्या? पीछे डाइनिंग टेबल पर आतिश का पूरा परिवार इन सब की बातें सुन रहा होता है। तभी असली कहती है कि वो सरनेम तुम्हारा लेकर घूम रही है लेकिन वफादारी अभी भी अपने परिवार से निभा रही है। और तभी बाहर से वॉचमैन बताता है कि नजर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आतिश भड़क कर खड़ा हो जाता है क्योंकि नीचे से नाजिर उसे चिल्ला रहा होता है कि मेरे सामने आओ अगर मर्द के बच्चे हो तुम। आतिश नीचे जाता है। पीछे से मरियम की भी फैमिली नीचे आती है। नाजिर कहता है कि मैं तुम्हें मरियम को ऐसे हासिल करने नहीं दूंगा। हैदर उसे रोकने की कोशिश करता है। नाजिर उसे धमकी देता है कि पीछे हटो नहीं तो तुम्हारी पोल खोल दूंगा। ये यहाँ मरियम की फ्रेंड की नाजिर की बहन है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाजिर उस पे भी चिल्ला देता है। फिर उसे रोकने की कोशिश करती है। आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है। मरियम अब मेरी बीवी है, आसपास नजर भी मत आना, जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है। नाजिर आतिश पे हाथ उठाता है लेकिन आतिश उसे उल्टा मारने लगता है। नाजिर की बहन उसे उठाने आती है। आतिश बोलता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें, आज के बाद मेरे सामने मत आना। नजर और उसकी बहन दोनों साथ में बाहर चले जाते हैं। आतिश मरियम को बोलता है कि चलो मेरे साथ अभी के अभी अंदर चलो, बोल के उसे अंदर लेके चला जाता है। आतिश की माँ मरियम के परिवार को सुनाते हुए बोलती है कि कैसी परवरिश दी है तुमने अपनी बेटी को, उसका एक्स बॉयफ्रेंड आकर हमारे घर पर शोर शराबा करता है, कैसे लोग हो तुम लोग जो पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच भी सकते हो। सब सुनकर मरियम की माँ भड़क जाती है और कहती है मैं इस औरत का गला दबा दूंगी, अभी मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही है। नेक्स्ट सीन में मरियम गुस्से में अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। आतिश बाहर से उसका दरवाजा खटखटाता है लेकिन मरियम नहीं बोलती। असली उनके रूम में जाने की कोशिश करती है लेकिन उसका भाई उसे वहीं पर रोक देता है। रुक जाओ, ये उनके आपस का मामला है,
छोड़ो, चलो यहाँ से। आतिश रूम का दरवाजा तोड़ देता है और आतिश बोलता है कि तुम उस आदमी से कभी बात नहीं करोगी। अगर तुम रास्ते पर देखोगी तो अपना रास्ता बदलोगी, नंबर डिलीट कर दो और उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। मरियम वहां से जाने लगती है और आतिश उसे रोक लेता है। ये भूलना मत कि तुम सिर्फ मेरी हो। आतिश मरियम को पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे उकसाओ मत तुम। मरियम बोलती है कि निकल जाओ रूम में से, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। आतिश मरियम के पास चलकर आने लगता है पर मरियम पीछे जाने लगती है। आतिश बोलता है, तुम डर रही हो। मरियम चद्दर के नीचे रखा हुआ गन निकालकर आतिश पर लगा लेती है। आतिश उसके हिलते हुए हाथ देखता है, समझ जाता है कि इसे बंदूक पकड़नी भी नहीं आती तो ये मुझ पर गोली कैसे चला सकती है। मतलब इसने उस दिन झूठ बोला था कि इसने मुझ पर गोली चलाई थी। और दूसरी साइड असली आतिश के भाई पर चिल्ला रही होती है कि तुमने मुझे क्यों रोका। ये दोनों कमरे में अकेले हैं, मैं उन दोनों को कमरे में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या तुम मेरी फीलिंग्स नहीं जानते हो? उसका भाई बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम मेरी बात सुनो। असली बोलती है कि मैं नहीं सुनूंगी, मैं अपनी बात सबको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी। मेरा दिल जल रहा है, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी। ये बोलकर वो कमाल के गले लग जाती है और रोने लगती है। कमाल उसे बहुत पहले से पसंद करता है, इसलिए उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। वह दूसरी तरफ मरियम ने अभी भी आतिश पर अपनी गन तान रखी है। मैंने कहा न, पीछे जाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगी तुम पर। आतिश उसका हाथ पकड़कर बंदूक को अपने दिल के पास रखता है और कहता है, चलाओ गोली। इसी तरीके से तुमने पहले भी मुझे गोली मारी थी ना, पहले अपनी उंगली तो ट्रिगर पे रख लो। और आतिश गोली चला देता है। मरियम डर जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ कुछ नहीं होता क्योंकि अंदर गोलियां नहीं होती है। और आतिश गन को बेड पे फेंक देता है। आतिश फिर से मरियम के करीब आने की कोशिश करता है। मरियम कहती है, दूर जाओ मुझसे। आतिश बोलता है कि मैं कभी तुमको नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं तुमको छू सकता हूँ पर एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी, लेकिन तब भी मैं तुमको नहीं हाथ लगाऊंगा। मरियम बोलती है, वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों भाई एक साथ बैठते हैं और आतिश को बताता है कि कुछ दिन पहले नाजिर ने मरियम के भाई को एक फोन में वीडियो दिखाई थी। वीडियो देखने के बाद बहुत परेशान हो चुका था। ये लास्ट पजल है, अगर हमने इसे सुलझा लिया तो ये पूरी कहानी हमें समझ में आ जाएगी। आतिश बोलता है कि फिलहाल इससे ज्यादा जरूरी बात है जिसे हमें सुलझाना है, वो गन जिससे मुझे गोली लगी थी। गन पर लगी फिंगरप्रिंट को चेक करवाओ कि वो फिंगरप्रिंट आतिश मरियम के भाई के थे या मरियम के थे। मुझे जानना है कि मुझ पर गोली किसने चलाई। दूसरी तरफ मरजान बेड पे मस्त सो रही है और आतिश बेड पे बैठ के उसे देख रहा होता है। दोनों एक साथ होते हैं और बाथरूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरजान आतिश को धक्का मारकर पहले अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़र और मरियम का भाई दूसरे से मिलते हैं, जिसमें नाज़र मरियम के भाई पे चिल्ला रहा होता है कि तुमने जो किया है इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। मरियम का भाई बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मरियम तुम्हें मिल जाएगी। नाज़िर बोलता है कि कैसे उसकी शादी आतिश से हो चुकी है। फिर मरियम का भाई कहता है, फिक्र मत करो, पर मरियम तुमको जरूर मिलेगी और तुम्हारे पास वापस आएगी, तुम टेंशन मत लो, मुझ पे प्लीज एक लास्ट बार भरोसा करो। नाज़िर बोलता है कि मैं तुमको सेकंड चांस देता हूँ। दूसरी तरफ असली कमाल को थैंक यू बोलती है कि लास्ट रात नाइट तुमने मुझे संभाल लिया। कमाल बोलता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। फिर असली प्लान बनाती है कि मुझे इस लड़की से पीछा छुड़वाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। दूसरी तरफ मरियम और आतिश दोनों रूम में होते हैं। आतिश बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है। मरियम उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, हम दोनों दुश्मन हैं, तुम मेरे सामने ऐसे मत आया करो। आतिश बोलता है कि एक ही बात तुम कितनी बार बोलोगी। मरियम बोलती है, तुमको थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं कितनी बार बोलूं और हम दोनों को अलग रूम में रहना चाहिए। आतिश उसे इग्नोर करके रूम से बाहर चला जाता है। आतिश की माँ मरियम को मिलती है और कहती है कि एज अ दुल्हन क्या तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई कल रात को? मरियम, ऐसी बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, प्लीज तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी हस्बैंड की माँ हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन तुमको पूछूं तुमको उन सभी चीजों का मुझे जवाब देना है। आतिश की माँ मरियम को पीछे की तरफ धक्का देती है। मरियम गुस्से में कमरे से निकल के बाहर चली जाती है। हैदर और उसका बेटा बात करते हैं और उसका बेटा कहता है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है, अब नाजिर हमें परेशान नहीं करेगा। तभी वहां मरियम आ जाती है पीछे से। मरजान, मैं आपको एक शर्त पे माफ करूंगी, आप लोग आज के बाद मेरे पीछे कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करेंगे। हैदर बोलता है, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो भी करूंगा तुम्हारे लिए बेहतर ही करूंगा। उसकी माँ कहती है, बेटा अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो, अपना रिश्ता संभालो और ये सब बवाल छोड़ दो, आराम से बैठो और रिलैक्स करो। मरियम कहती है कि मुझे ये शादी नहीं चाहिए। हैदर कहता है, देखा ये है मेरी बेटी,
कमाल अपने भाई को बताता है कि भाई आप सही थे, गन के ऊपर लगे हुए फिंगरप्रिंट मरजान के नहीं थे, उसके भाई के थे। तभी मरजान अंदर आती है। आतिश कहता है उसने मुझे बेवकूफ बनाया। गुस्से में मरजान का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ ऊपर अपने कमरे में लेकर जाता है और बेड पर उसे पटक देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। किया है और मरियम बेड से खड़ी होने लगती है और कहती है मुझे जाने दो यहाँ से। आतिफ मरियम को पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मरियम बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आतिश कहता है तुमने अपने भाई का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? मरियम कुछ बोलने ही लगती है कि आतिफ मरियम के होठों पर उंगली रखता है और कहता है चुप, मुझसे अब कभी भी झूठ मत बोलना, नहीं तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा। मरियम कहती है कि मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आतिश कहता है कि तुम ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश कर रही हो जो अपनी गलती मान भी नहीं रहा है। मरियम कहती है तुम क्या जानो फैमिली होती क्या है, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। आतिश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पे पटकता है और कहता है कि तुम अपनी लाइन कभी मत भूलना, डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज अगेन, और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मरजान की फैमिली आतिश को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी पीछे से आतिश आ जाता है और तुरंत मरजान के भाई को पकड़ लेता है। इधर हैदर कहता है छोड़ो मेरे बच्चे को। आतिश रुक जाओ। वहीं पर मरियम भी पीछे आ जाती है और बोलती है कि छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो उसे। आतिश बोलता है कि क्या तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट करोगी? और तुमको शर्म नहीं आई? सारा इल्जाम अपनी बहन के सर पर डालते हुए भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। और तुमने क्या किया? तुमने पूरा इल्जाम मरियम के ऊपर डाल दिया और आप दोनों कैसे माँ बाप हो जो ये सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठे रहे? और वहां पर आतिश का परिवार भी आ जाता है। उनका भाई कहता है कि हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। आतिश की माँ पूछती है क्या हो रहा है वहां पर? आतिश का भाई बताता है कि मुराद ने आतिश पर गोली चलाई। आतिश की माँ गुस्से में वहां जाने लगती है, पर आतिश का भाई कमाल कहता है माँ रुक जाइए भाई, सब कुछ संभाल लेंगे अपने तरीके से। आतिश की माँ करती है कैसा परिवार है ये, एक झूठा तो और एक खूनी। आतिश कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने जो किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मरियम मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा भाई किस तरीके का इंसान है। और आतिश वहां से अपने परिवार के साथ अंदर चला जाता है। वहीं पर मरियम बोलती है कि हमें कुछ न कुछ तो सबूत इनके खिलाफ ढूंढना होगा कि हम इस मसले से बाहर निकल सके। हैदर कहता है मरियम सही कह रही है, अगर हमें इस मसले में से निकलना है तो हम सबको एक साथ होकर सोचना पड़ेगा। मरियम कहती है हमें इस इंसान के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या पीता है, क्या खाता है, अच्छा और बुरा सब कुछ। मगर इस इंसान का कोई पास्ट नहीं है, ऐसा लगता है ये अभी अभी आया है। हैदर कहता है मरियम ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है, हो सकता है इसने अपना पास्ट मिटा दिया हो। मरियम कहती है मैं इसके बारे में पता लगाकर रहूंगी। दूसरी तरफ पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है। आतिश कहता है आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है और मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। असली कहती है ओके तो क्या हम अब मरजान को छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई? आतिश कहता है मेरी नज़र में मरियम भी गलत है क्योंकि उसने अपने भाई का साथ दिया और उसने गलत इंसान को प्रोटेक्ट किया। उसने जो किया वो गलत है, लेकिन मुद्दा अभी ये नहीं है। फिर आतिश कहता है कमाल उस वीडियो का क्या हुआ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है। कमाल कहता है भाई मैं उस वीडियो के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। असली कहती है मैं भी तुम सबकी मदद करूंगी। आतिश कहता है असली नहीं, ये लोग बहुत डेंजर हैं, मैं नहीं चाहता तुम इसमें इन्वॉल्व हो। वो कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूं। तभी वहां मरियम की फैमिली आ जाती है और सब एक दूसरे को घूरने लगते हैं। आतिश उस खुफिया कमरे में आता है और बोर्ड को देखने लगता है। वहां पर मरियम और उसके पूरे परिवार की फोटोज होती हैं। तभी वो ड्रॉवर में से एक फाइल निकालता है जिसमें उसके साथ एक बुजुर्ग इंसान होता है, शायद उसके डैड होंगे, और कहता है सबको अपने कर्मों की सजा चुकानी होगी। यहीं पर आतिश एक बॉक्स को हटाता है, उसके पीछे कुछ निशान बनाए होते हैं। तभी बचपन का सीन दिखाया जाता है। आतिश और इलुल दोनों बात कर रहे होते हैं कि कितने दिन और बचे हैं। आतिश कहता है 189 डेज। बहन इलुल कहती है जैसे ही 200 दिन पूरे हो जाएंगे हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना भाई, आपने मुझसे वादा किया था भाई। आतिश कहता है तुम फिक्र मत करो बहन, तुम्हारा भाई जरूर तुम्हें बचाएगा। यह कहकर वह गले लग जाती है और वहां पर किसी की शैडो दिखाई जाती है और वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी साइड मरियम बाहर आतिश को ढूंढ रही है। तभी वो कमरे के बाहर पहुंचती है।
आतिश तुरंत दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि मेरी पुरानी एल्बम यहाँ रह गई है, वही देखने आई हूँ। आतिश कहता है, नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है तुम्हारा। वो कहती है, अच्छा, और ये तुम कैसे जानते हो? आतिश कहता है कि तुम ये सोचो कि तुमने एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट किया है। मुझे तुम्हारी आंखों में शर्म नजर आनी चाहिए। जाओ यहाँ से। और उसका हाथ पकड़कर वो उसे वहां से ले जाता है। फिर आतिश अंदर आता है। असली कहती है कि आतिश मेरे साथ पिक्चर देखो। आतिश मना कर देता है और कहता है, असली अभी बहुत लेट हो चुका है, मैं सोने जा रहा हूँ। और कमाल उन दोनों को पीछे से देख रहा होता है, पर असली जिद करने लगती है। आतिश उसके गाल को प्यार से पिंच करता है और हंसते हुए कहता है, हमारी लाइफ मूवी हो गई है, क्या ये काफी नहीं है? असली कहती है, अगली बार तुम्हें मेरे साथ मूवी देखनी पड़ेगी। और वो हाँ बोलता है, गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। कमाल काफी अपसेट हो जाता है। फिर आतिश अपने कमरे में आता है और देखता है कि मरियम सो चुकी है और उसे ठंड लग रही है। आतिश उसके ऊपर एक कंबल डाल देता है और उसे प्यार से देखने लगता है। खुद सोफे पे आकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। मरियम उठती है और सोचती है कि ये कंबल मेरे ऊपर किसने दिया, और वो फिर आतिश की साइड देखने लगती है। फिर मरियम की नज़र आतिश के फ़ोन पे जाती है और वो जाकर चुपके से उसके फ़ोन में चेक करने लगती है, लेकिन फ़ोन लॉक होता है। इस वजह से उसे कुछ नहीं मिलता और वो फिर चुपके से उसका फ़ोन वापस रख देती है और आतिश भी उसे देख लेता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। दोनों फैमिली बैठ के नाश्ता कर रही होती हैं। मरियम का भाई खाने लग जाता है और तभी आतिश की माँ कहती है, आतिश नहीं आया है और जब तक वो नहीं आता कोई भी नाश्ता नहीं स्टार्ट करेगा। क्या आप लोगों के पास बेसिक तमीज़ भी नहीं है? आतिश और मरियम भी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। आतिश की माँ मरियम से कहती है, क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स नहीं है कि अपने पति के उठने से पहले आओ और नाश्ते का सारा इंतजाम देखो? पहले उठो और अपने पति को चाय दो। मरियम गुस्से में चाय डाल रही होती है। आतिश कहता है कि ये चाय बहुत फीकी है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर वो दूसरी चाय देती है। आतिश कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कंपनी जाना है, हम लेट हो रहे हैं। सीन ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां मरियम आतिश के कमरे में घुसकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। बाहर अपने ऑफिस के मैनेजर को खड़ा करके रखती है। असली उसे देख लेती है और सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मरियम इधर उधर ऊपर नीचे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। एक ड्रॉवर होता है जो लॉक होता है। मरियम को शक होता है कि इसमें ही कुछ होगा। तभी बाहर आतिश आ जाता है। मरियम का दोस्त वहां से भाग जाता है। असली आतिश से कहती है कि कोई चूहिया तुम्हारे ऑफिस में घुसी है। दूसरी तरफ दोनों माएँ एक साथ बैठी होती हैं। मरियम की माँ कहती है कि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन अब हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आतिश की माँ कहती है, मैं ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जिसने मेरे बेटे पर हमला किया हो। काम वाली कॉफ़ी लेकर आती है। मरियम की माँ उसे ऑफर करती है, पर आतिश की माँ कहती है, मैं मर भी रही रहूंगी तभी भी आपके हाथ से पानी तक नहीं पीऊंगी, और कॉफ़ी उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। मरियम की माँ सोचती है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है। ऑफिस के अंदर आतिश आ जाता है और मरियम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरियम बिना डरे कहती है, तुम्हारे बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सारी जगह ढूंढ ली है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज इस ड्रॉ में रखी है, वो लॉक्ड है। आतिश कहता है कि ये लो चाबी और अच्छे से देख लो। मरियम चाबी लेकर उस ड्रॉ को खोलती है, लेकिन वो बिल्कुल ही खाली होती है। मरियम गुस्से में कहती है, एक दिन मैं तुम्हारे बारे में जरूर ढूंढ लूंगी और फिर तुम सबको बताऊंगी। आतिश कहता है, ठीक है, तब की तब देखेंगे। तभी आतिश को कमाल की कॉल आती है और वो मरियम को चुप रहने के लिए बोलता है। उसके बाद वो मरियम से कहता है, चलो हमें लंच करने जाना है। मरियम कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो कहता है कि तुमको पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चलो। उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे लेकर जाता है। दोनों एक होटल में खाना खाने पहुंचते हैं। नज़ीर को देखकर मरजान को बहुत गुस्सा आता है। वो आतिश से कहती है, तुम इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए थे। फिर आतिश स्माइल करता है और वो दोनों वहां पर बैठते हैं। नज़ीर उन दोनों के पास आता है, कहता है कि तुम दोनों को कहीं और जगह नहीं मिली। मरियम कहती है, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ करने की कोशिश की है मुझे सब कुछ पता है, मैं तुमको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगी। आतिश कहता है, तुम दोनों को आज के बाद एक दूसरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल पीछे से आता है और उस टेबल पे पड़ा हुआ नज़ीर का फ़ोन लेकर वो वीडियो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है। ऐसा दोनों भाइयों का प्लान होता है।
इसके बाद नज़ीर कहता है, मरजान, मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं था तुम्हें लेकर, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। आतिश गुस्से में कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मेरी बीवी से बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नज़ीर तमीज से कहता है, आतिश भाड़ में जाओ, फिर से अपने टेबल पर चला जाता है। मरियम आतिश से कहती है, मुझे पता है तुम मुझे जानबूझकर यहाँ पर इंसल्ट करने के लिए लेकर आए हो। आतिश कहता है, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, उठो यहाँ से चलो। मरियम कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आतिश कहता है, हिम्मत भी मत करना मुझसे बहस करने की। दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हैदर मरियम से पूछता है कि मेरी बच्ची, क्या तुम्हें कुछ मिला? मरियम कहती है, नहीं, मैंने हर तरफ देखा लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिला, लेकिन एक जगह मैंने नहीं देखा, वो खुफिया कमरा। यहाँ दोनों भाई लैपटॉप में वो वीडियो देखते हैं जिसमें मरियम के भाई ने किसी लड़की की जान ली होती है। आतिश गुस्से में कहता है, इन लोगों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं, कितना नीचे गिरेंगे ये लोग। दूसरों की जिंदगियों के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं ताकि अपनी जिंदगी का कंफर्ट बना रहे। इन लोगों के हर एक कर्म की सजा इन लोगों को जरूर दूंगा। मरियम फिर से आतिश के रूम में कुछ ढूंढने के लिए आती है, सब जगह देखती है पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो वहीं लैपटॉप पे बैठ जाती है जिसमें उसके भाई की वीडियो थी। मरियम वो वीडियो देख लेती है और वहीं पर रोने लगती है कि मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है, वो किसी की जान कैसे ले सकता है। तभी वहां पर आतिश आ जाता है। मरियम रोते हुए पूछती है, यह क्या था? आतिश कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? क्या था? तुम्हारे भाई ने एक लड़की की जान ले ली, फिर उसे बालकनी से फेंक दिया ताकि वो सुसाइड लगे। मरियम कहती है, नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। आतिश कहता है, तुम्हारा भाई खूनी है। मरियम कहती है, अगर मेरा भाई खूनी है तो तुम क्या हो? आतिश कहता है, मैं आतिश हूँ। वो कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं इन सब पर भरोसा करूं। आतिश कहता है कि तुम अपने भाई से जाकर क्यों नहीं पूछती ये सब, शायद वो तुम्हें सब कुछ बता दे। मरियम वहां से जाने लगती है। आतिश पीछे से कहता है, तुम्हारा भाई झूठ भी बोलेगा फिर भी तुम उस पर ही भरोसा करोगी। हैदर पूछता है, क्या हुआ? मरियम कहती है, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जहां पर भाई एक लड़की से झगड़ा कर रहे हैं और फिर बाद में उन्होंने उसे मार डाला। हैदर पूछता है कि तुम्हें वो वीडियो किसने दिखाई? मरियम कहती है, क्या मतलब, आप सब कुछ पहले से जानते थे, आतिश ने तुमको वो वीडियो दिखाई। मरियम का भाई कहता है, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है। मरियम की माँ कहती है, आप लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो, और वो सिर्फ हमारी फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मरियम का भाई कहता है, वो लड़की मुझे धमकी दे रही थी पैसों के लिए, मैंने सिर्फ उसे धक्का दिया था मगर वो जिंदा थी। आप लोग सब मिलके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मुझ पर भरोसा करो मरियम प्लीज। मरियम इमोशनल होके अपने भाई को गले लगा लेती है, लेकिन फिर उसे आतिश की कही हुई बात याद आती है कि तुम फिर से उस पर भरोसा कर लोगी, और पीछे आतिश ये सब देखकर वहां से चला जाता है। हैदर आतिश के पास आता है और कहता है, तुमने उसे क्यों दिखाई वो वीडियो? आतिश कहता है, दोबारा मेरी परमिशन के बगैर मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करना। हैदर कहता है, तुम्हें वो वीडियो कहाँ से मिली? आतिश कहता है, तुम्हारे लड़के ने एक लड़की की हत्या की और फिर उसे सुसाइड दिखाया। हैदर कहता है, ये एक गलत फहमी है। आतिश कहता है, वीडियो में दिख रहा है सब कुछ। हैदर गुस्से में कहता है कि मेरा बेटा अब तुम्हारा साला भी है, ये बात तुम्हें भी अफेक्ट करेगी अगर वो जेल जा रहा है तो। आतिश कहता है, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूं, मेरी शादी सिर्फ आपकी बेटी से हुई है। हैदर गुस्से में रूम के बाहर चला जाता है। मरियम एक तालाब के पास आकर रोने लगती है और कहती है, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वह ऐसा लड़का नहीं है। आतिश पीछे से आ जाता है। मरियम का भाई हैदर से पूछता है, क्या उसने बताया कि उसे ये वीडियो कहाँ से मिली? हैदर कहता है, नहीं, ये नज़ीर ही होगा, आतिश तो उसका दुश्मन है, फिर भी उसे उसने क्यों वीडियो दी? पापा प्लीज कुछ करो, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। दूसरी साइड मरजान समुंदर के किनारे बैठकर सारी बातों को सोच रही होती है। भगवान प्लीज मेरी मदद कीजिए। हर बार की तरह आतिश फिर वहां आ जाता है। मरियम कहती है, क्या तुम मुझे कहीं पर भी शांति से रहने नहीं दे सकते? आतिश कहता है, नहीं। तभी मरियम को चक्कर आता है और आतिश उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर आपस में खो जाते हैं। मरियम बेहोश हो जाती है। आतिश उसे गोद में उठाकर लेकर जाता है। दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। आतिश पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मरियम कहती है, मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। आतिश कहता है, हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, बच्चों की तरह बातें मत करो।
मरियम मन में सोचती है, इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों है, ये मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। आतिश उसे गोद में लेकर घर आता है। नज़ीर की बहन और उसकी मॉम उसे देखती हैं और भागकर आती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मरियम कहती है, कुछ नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। दोनों मरियम को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं। यहाँ तीनों आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर आतिश के पास वो वीडियो कैसे गई। तभी नज़ीर को याद आता है होटल में उसने कुछ देर के लिए अपना फ़ोन टेबल पर छोड़ा था, तभी उसने ये वीडियो ली होगी। ये बात वो हैदर और उसके बेटे को बताता है। आतिश कमाल के पास आता है। मैंने तुमको कुछ काम कहा था, तुमने किया? कमाल आतिश को एक लिफाफा देता है। मरियम के भाई और वो मरी हुई लड़की की फोटो होती है। असली पूछती है क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसका भाई खूनी है। आतिश कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है असली? असली गुस्से में कहती है, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आतिश कहता है, अपने काम से काम रखो। आतिश की माँ कहती है, क्या उसे उसके किए की सजा मिलेगी? हम उसे पुलिस के हाथों में क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जो मरियम के कमरे में आई होती है और कहती है कि तुम्हें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मरियम कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर जा रही है मेरी। तभी वहां फिर से आतिश आ जाता है और वो मरियम को रोते हुए देख लेता है। उसे काफी बुरा लगता है, पर वो शो नहीं करता। दूसरी साइड दोनों माएं फिर से एक साथ आमने सामने आकर बैठ जाती हैं। आतिश की माँ ताना मारती है कि कैसे हैं तुम्हारे बच्चे, एक खूनी है और दूसरे ने पैसों के लिए शादी की है। मरियम की माँ को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि बकवास मत करो, क्या पता कल को आपके भी बच्चे ऐसे ही निकलें। वो गुस्से में बोलकर वहां से चली जाती है। असली चुपके से आतिश और मरियम के कमरे में आती है। मरियम को सोता हुआ देखकर वो कहती है, मुझे तुमसे नफरत है, तुम कहाँ से आ गई हमारे बीच? और वो मरियम का गला दबाने के बारे में सोचती है, पर अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी आतिश उसे देख लेता है और बोलता है, असली तुम यहाँ क्या कर रही हो? असली बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ कुकीज देने आई थी। आतिश थैंक यू बोलता है और असली गुड नाइट बोलकर चली जाती है। फिर आतिश मरियम के पास वो फोटो रख देता है। उसे मरियम की बहुत फिक्र होती है। फिर वो उसका फीवर चेक करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर वो बाथरूम से एक गीला टॉवल लाता है और उसके सर पर रखता है ताकि उसका फीवर उतर जाए। तभी मरियम उठ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आतिश बोलता है, कुछ नहीं, तुम्हें फीवर हुआ है इसलिए तुम्हारा बुखार उतार रहा हूँ। मरियम कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, ताकि तुम्हारा खिलौना फिर से जल्दी ठीक हो जाए। आतिश कहता है, मैं मेरी किसी भी चीज को तकलीफ में नहीं देख सकता। मरियम गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। इतना सुनते ही आतिश कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है वहां नज़ीर आ जाता है। आतिश और नज़ीर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। आतिश कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से यहाँ आने की? अभी तक मेरे से जो मार खाई थी उसके भी निशान नहीं गए तुम्हारे चेहरे से और फिर से आ गए तुम। नज़ीर कहता है, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुमने मेरे फोन से एक वीडियो चुराई है, वो वीडियो तुम अभी के अभी डिलीट करो। आतिश कहता है, अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट थी वीडियो तो उसे संभाल कर क्यों नहीं रख सकते? निकल जाओ यहाँ से, और अगर अगली बार यहाँ आए तो पैर तोड़ दूंगा, गेट आउट। नज़ीर कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, और ये कहकर वहां से चला जाता है। मरियम टेबल पे रखी हुई वो फोटो देखती है और आतिश आ जाता है। फिर वो आतिश से कहती है, क्या तुम मुझे भरोसा दिलाने के लिए कुछ भी करोगे? आतिश कहता है, हाँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारा भाई खूनी है। मरियम उठकर वहां से जाने लगती है, पर फिर से उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है। आतिश उसे बचा लेता है और कहता है, तुम तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, तुम बीमार हो। तुम्हारी इस कंडीशन में मैं तुमसे लड़ाई भी नहीं कर सकता, जल्दी ठीक हो जाओ। मरियम बाथरूम में जाकर रोने लगती है। जब वो वापस आती है तब आतिश सोफे पर सोया हुआ होता है। सुबह हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए उठते हैं। आतिश कहता है, तुम पहले से बेहतर दिख रही हो। मरियम कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तो नाटक मत करो। आतिश कहता है, मैं मेरे आसपास बीमार लोगों को देखना नहीं चाहता हूँ, और वो बाथरूम की ओर जाने लगता है। एक बार फिर मरियम आतिश को धक्का देकर पहले बाथरूम में चली जाती है। फिर मरियम का भाई अपने पापा से पूछता है, आपने आतिश से बात की? हैदर कहता है, मैंने उससे बात की लेकिन वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर मरियम अपने फ़ोन में उस लड़की की प्रोफाइल देख रही होती है। तभी आतिश आता है पर मरियम फ़ोन छुपा लेती है। आतिश देख लेता है और पूछता है, क्या छुपा रही हो? दो मुझे दिखाओ, तुम क्या देख रही हो? और वो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। फिर आतिश भी उस लड़की की फ़ोटो देखता है और कहता है, तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई ने खून किया है, फिर भी तुम मान नहीं रही हो।
तुम बिल्कुल ही अपने परिवार पर गई हो, झूठी और मक्कार। मरियम को बहुत बुरा लगता है। फिर असली पीछे से उनके कमरे में आती है और सोफे पर चद्दर और तकिया देखकर खुश हो जाती है कि एटलीस्ट वो दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं सो रहे हैं। कमाल और आतिश एक रूम में आमने सामने बैठे होते हैं। मरियम का भाई वहां पर आता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। आतिश कहता है, मुझे नहीं करनी। फिर वो चिल्लाने लगता है और कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, तुम गलत समझ रहे हो। आतिश कहता है, वो वीडियो सब कुछ बता रहा है। तुम खुद को कितनी बार बेवकूफ बनाओगे कि तुम खूनी नहीं हो। मैं उस लड़की को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। फिर वो कहता है, तुम उस वीडियो से कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे, मैं बेस्ट से बेस्ट लॉयर करूंगा। तभी दोनों की फैमिली वहां पर आ जाती है। वो भाई कहता है, वो लड़की मेरी बात सुन नहीं रही थी। मैं उसे कह रहा था कि वो बात छोड़ दे, वो चुप नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए सजा देकर चुप करा दिया। मरियम ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। पूरे परिवार के सामने उसकी सच्चाई आखिरकार आ ही जाती है और वो डर जाता है और बहाने बनाने लगता है। फिर आतिश कहता है, मैं अब सब कुछ मरियम पर छोड़ता हूँ। अब जो मरियम डिसाइड करेगी वही होगा। मरियम को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शॉक हो जाती है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मरियम की माँ कहती है, तुम अपने भाई को सजा नहीं होने दोगी, तुम उसे बचाओगी। मरियम कहती है, आप एक औरत हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं? आपके बेटे ने उसकी हत्या की है, इसने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। तुमने उस मासूम लड़की को क्यों मारा? क्या मिला तुमको ये सब करके? और उसका भाई रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो कहती है, बस बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने, अब मुझे वही करना है जो मुझे सही लगेगा। और वो कमरे से बाहर चली जाती है। आतिश का परिवार आपस में बात कर रहा होता है कि हमें आगे क्या करना है। आतिश कहता है, हमें वेट करना है। उसकी मॉम कहती है, हम क्यों वेट करेंगे? तुमने इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन उस लड़की के हाथ में क्यों छोड़ा? वो तुम्हारी दुश्मन है, पुलिस को बुलाओ और उसे अरेस्ट करवाओ। आतिश कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। असली कहती है, तुमको क्या लगता है वो अपने भाई के खिलाफ जाएगी और उसे जेल भेजेगी? आतिश कहता है, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं खुद उसे जेल भेजूंगा। असली कहती है, हमने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? जब हमारे पास फुटेज है तो हम डायरेक्टली उसे जेल भेज सकते हैं। आतिश फिर बोलता है, करेंगे, लेकिन हमारे तरीके से। फिर आतिश की माँ बोलती है, तुम अपना रास्ता भूल चुके हो मेरे बच्चे, कि तुम किस मकसद से यहाँ आए थे। कोई दूसरा ही आतिश मेरे सामने खड़ा है। वो ताहिर कहाँ गया तुम्हारे अंदर का, जिसके अंदर बदले की आग थी? आतिश गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे छोटा ताहिर अपनी बहन की कब्र पर कसम खाता है कि वो उसकी मौत का बदला लेगा, और जिसे वो मॉम कह रहा है वो उसकी रियल मॉम नहीं है बल्कि असली की मॉम है, जो आतिश की बदला लेने में हेल्प कर रही है। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं और आतिश कहता है, मैं वही ताहिर हूँ और मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। इन लोगों ने जो मेरी बहन के साथ किया उसका बदला मैं जरूर लूंगा, और ताहिर तैयार है उन सबको जलाने के लिए। दूसरी ओर मरियम तालाब के सामने खड़ी होकर वही वीडियो देखती है जिसमें उसके भाई ने एक लड़की का खून किया होता है। पीछे से उसकी मॉम वहां आती हैं और कहती हैं, मरियम, क्या तुम सच में अपने भाई को पुलिस के हवाले करोगी? वो तुम्हारा खून है, तुम्हारा सगा भाई। मरियम कहती है, उसने उस मासूम सी लड़की की जान ले ली मॉम, आपके बेटे ने। फिर मॉम कहती हैं, मुराद को सजा देने से वो लड़की जिंदा नहीं हो जाएगी। मैं तुम्हारे भाई को नहीं खो सकती, ये बात समझो तुम। मरियम कहती है, मॉम, उस लड़की की भी तो फैमिली होगी ना जो मर गई। मॉम कहती हैं, मरियम, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज ये सब मत करो अब। मरियम कंफ्यूज होकर वहां से चली जाती है। अंदर वो आतिश से टकरा जाती है। मरियम आतिश से पूछती है, तुमने ये डिसीजन मुझ पर क्यों छोड़ा? तुम खुद भी ये काम कर सकते थे ना? आतिश कहता है, तुम बिना पूछे मेरे कमरे में आई, तुमने वो वीडियो देखा, तो तुम अब इस मैटर को संभालो। मरियम कहती है, तुम क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और वो आतिश को मारने लगती है। आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई कर रहा है तुमको। उसने एक लड़की का मर्डर किया और उसे सुसाइड दिखा दिया। अब तुम डिसाइड करो, ये सच्चाई सबके सामने लानी है या नहीं? दुनिया के सामने सच लाओ या जिंदगी भर इसका बोझ लेकर घूमती रहो। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। मरियम पीछे से उसे कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ एक दिन तुम्हें भी इस तरीके की सजा मिले और तुम भी इस तकलीफ से गुजरो जिससे मैं आज गुजर रही हूँ। गुस्से में आतिश वहां से निकल जाता है। मरियम अपने कमरे में आती है, तभी पीछे से उसका भाई मुराद भी आ जाता है। मुराद कहता है, मरियम, तुम जो भी फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा, चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। मरियम कहती है, भाई, तुमने जो किया है उसके बाद तुम एक बहुत बुरे इंसान बन चुके हो मेरी नजरों में। आपने एक हंसती खेलती लड़की को मार डाला
और आप अपनी जिंदगी एकदम आराम से गुजार रहे हो, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। कैसे? आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? मुराद रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे सुधरने का एक मौका दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मरियम कहती है, नहीं भाई, मैं नहीं करूंगी। मुराद कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ ये बात तुम मत भूलना। और वो कमरे से बाहर चला जाता है। मरियम रोते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दूसरी साइड दोनों भाई आपस में मिलते हैं। आतिश कहता है, हम अपने मकसद के एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब बस देखते हैं कि मरियम क्या फैसला करती है। उसकी फैमिली उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश जरूर करेगी, तो मैं उस पर नजर रखूंगा। कमाल कहता है, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। मरियम कमरे में लैपटॉप पर मरी हुई लड़की और उसके बाबा की तस्वीर देखती है और रोती है। फिर वह कमरे के बाहर निकलने लगती है, लेकिन आतिश उसे देख लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? मरियम कहती है, तुमसे मतलब? आतिश बोलता है, मुझे मतलब है। मरियम कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे काम है। आतिश दरवाजे पर हाथ रखकर उसे रोक देता है। मरियम कहती है, तुमने अपना काम कर दिया ना, तुमने सच्चाई ला दी ना मेरे सामने। अब हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वह करूंगी, जाने दो मुझे प्लीज। और वो चली जाती है। फिर आतिश रूम में आता है और तभी उसकी नज़र लैपटॉप पर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि मरियम उस लड़की के फादर से मिलने जा रही है। तुरंत वो कमाल को फ़ोन करता है और बताता है कि वो उस लड़की के पिता से मिलने जा रही है। मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने, लेकिन अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं उस लड़की के पिता को जानता हूँ तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। तुम होशियार रहना जब तक मैं वापस नहीं आता। मरियम पूरी हिम्मत कर कैफे में आती है, जहाँ पर वो उसके फादर से मिलती है। वो पूछते हैं, तुम क्या खाओगी? मरियम कहती है, सिर्फ एक सैंडविच। ऑर्डर लेकर वो अंदर जाते हैं। अंदर आतिश खड़ा होता है। उस लड़की के पिता कहते हैं कि वो आ चुकी है, वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? बहुत सुंदर है, तुम इससे सारी बातें क्यों छुपा रहे हो बेटा? आतिश कहता है, टाइम आने पर बताऊंगा उसे। और मुमताज भाई, उसे अपना सैंडविच टोस्ट किया हुआ पसंद है, बचपन में वो यही सैंडविच खाती थी, बिल्कुल वैसा ही बनाइएगा प्लीज। आतिश मरियम के सामने जाकर बैठता है। मरियम शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आतिश कहता है, मुझे पता है तुम मुझे कहाँ मिलोगी और तुम यहाँ क्यों आई हो। मरियम कहती है, ऐसे ही, मुझे देखना था कि जिंदगी खत्म होने के बाद लोग कैसे रहते हैं। आतिश की नज़र तभी वहाँ पर पड़ी हुई फोटो पर जाती है जिसमें वो और उस लड़की के डैड होते हैं। तभी वो जाकर वहाँ से वो फोटो हटा देता है। पीछे से उस लड़की के फादर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हैदर नज़ीर से मिलता है और कहता है, मुझे ये सब खत्म करना है। नज़ीर कहता है, कैसे? पीछे से ये सब आतिश का भाई देख रहा होता है। हैदर नज़ीर से कहता है, मुराद के मरने का फेक सर्टिफिकेट बनाओ, उसे एक्सीडेंट दिखाओ और उसे दूसरे देश में भेज दो। नज़ीर कहता है, आतिश का क्या? अगर उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा? हैदर कहता है, उसका हम बाद में देख लेंगे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। तभी वहां असली आ जाती है कमाल के पास और कहती है, आतिश कहाँ है? कमाल कहता है, वो मरियम के साथ बाहर गया है। असली कहती है, वो दोनों साथ में बाहर गए हैं और गुस्से से वहां से चली जाती है। असली अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि मुराद कहाँ है, वो जेल कब जाएगा? वो लड़की आतिश को पागल बना रही है, वो उसे घुमा रही है, उसका दिल कमजोर करने की कोशिश कर रही है मॉम, ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। देखना आतिश एक दिन सब कुछ भूल जाएगा, बदला आग सब कुछ। असली की मोम कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मुझे पता है कि क्या करना है। मरजान का सैंडविच का ऑर्डर आता है। उस लड़की का बाप कहता है, बिल्कुल वैसा ही सैंडविच है, क्रिस्पी जैसा तुम्हें पसंद है। मरजान कहती है, आपको कैसे मालूम कि मुझे ऐसा सैंडविच पसंद है? वो आदमी आतिश की साइड देखने लग जाता है। फिर आतिश कहता है, चुपचाप खा लो ठंडा होने से पहले। पर मरजान की नज़र बेतुल और उसके बाप के कई फोटोज पर जाती है और फिर वो आदमी आतिश के साथ बैठ जाता है और कहता है, ये मेरी लड़की है, इसे भी तुम्हारी तरह क्रिस्पी ब्रेड्स पसंद थे। उसकी माँ उसे पैदा करते ही मर गई, फिर मैंने उसे पालपोस के बड़ा किया। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर एक दिन मुझे एक दर्दनाक फोन आया जिससे ये बताया गया कि मेरी लड़की ने सुसाइड कर लिया। मेरी लड़की एक जिंदादिल लड़की थी, मुझे पता है उसने सुसाइड नहीं किया, किसी ने तो मेरी बेटी की जान ली थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो कौन है। मरजान ये सब सुनकर बहुत रोने लगती है और वहां से उठकर चली जाती है। बाहर जाकर वो बहुत रोती है। तभी आतिश उसके पास आता है और कहता है, चुप हो जाओ, मत रो मरजान। मरजान गुस्से में उसे कहती है, कहा ना मैंने यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। और रोते रोते हुए वो आतिश को जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। और रोते रोते उसके गले लग जाती है
और आतिश एकदम शॉक हो जाता है और वो भी उसे हग कर लेता है। दूसरी तरफ एस्ली आतिश के स्टडी रूम में आकर उसके लैपटॉप से वो वीडियो चोरी कर लेती है। पीछे से उसकी माँ भी वहां आ जाती है। ये इन दोनों का प्लान है मुराद के खिलाफ। दूसरी साइड आतिश और मरजान कार में जा रहे होते हैं और फिर आतिश को उसके भाई का फोन आता है और वो बताता है कि ये लोग हैदर और उसकी वाइफ नाजिर के साथ मिलकर मुराद को अब्रॉड भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उसको गायब करना चाहते हैं ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। फेक पासपोर्ट भी बनवाया है इन लोगों ने। आतिश कहता है ठीक है, तुम उन पर नजर रखो। यह कहकर आतिश फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। आतिश मरजान को समुंदर के पास लेकर आता है ताकि वो अच्छा फील कर सके। आतिश खाने की कुछ चीजें खरीदता है। मरजान कहती है मुझे भूख नहीं है अभी। फिर वो कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, फिशेस के लिए है। दोनों ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर कर समुंदर में फेंकने लगते हैं। अरजान उसे बताती है जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे ही छोटे छोटे फिशेस को खाना खिलाती थी जब भी मैं उदास होती थी। आतिश को तो पता ही था, पर वो कहता है अच्छा ऐसा क्या। फिर वो कहती है आई नो, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है बट मैं यही करती थी, इससे मुझे अच्छा फील होता था। आतिश को फिर बचपन के दिन याद आते हैं जहां पर मरजान और वो एक पिंजरे में कैद पक्षी को छोटा छोटा खाना देते थे। आतिश को सब याद रहता है लेकिन वह मरजान के सामने सिर्फ नाटक करता है। मरजान कहती है मुझे कुछ तो है जो तुम्हारे बारे में उलझा के रख देता है। तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ दर्द नजर आता है जिसे तुम चाहकर भी नहीं छुपा सकते। तुम्हारे पीछे एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है और फिर तुम एक मास्क लगा लेते हो जिससे तुम एक बुरे इंसान बन जाते हो। और मैंने डिसीजन बना लिया है कि मुझे क्या करना है। मुझे डर लग रहा है कि मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आतिश कहता है कभी कभी हमें मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। असली हिम्मत वही होती है जब आप सच के साथ खड़े होते हो। दूसरी ओर यहाँ आतिश की माँ बेतुल के पिता को सारी फुटेज दिखा देती है। वो देखकर बेतुल का बाप बहुत ही ज्यादा दुखी और टूट जाता है और रोने लगता है। फिर आतिश कहता है मरजान चलो घर चलते हैं। तो वो वहां से निकलते हैं। दोनों के फोन पे एक मैसेज आता है। वो वीडियो मर्डर वाली सभी सोशल मीडिया पे जा चुकी होती है। दूसरी साइड हैदर यहाँ चिल्ला रहा होता है कि जल्द से जल्द ये वीडियो डिलीट करो इंटरनेट से। अगर ऐसा नहीं किया तो वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी। और फिर आतिश और मरजान वहां पहुंचते हैं। हैदर आतिश से कहता है तुमने ये किया है ना, मुझे पता है तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। फिर सीन वही लड़की के फादर पर शिफ्ट होता है और वो कहता है मुझे पता था कि किसी ना किसी ने मेरी बेटी को मारा है। मैं उसे सजा दिलाऊंगा, उसे अपने हर किए पर पछताना पड़ेगा। फिर यहाँ आतिश हैदर से पूछता है कि मुराद कहाँ है। हैदर कहता है मुझे नहीं मालूम। और मरजान भी आतिश पर शक करने लगती है। फिर मरजान की माँ कहती है अब तुम खुश हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन बोट में बैठकर नज़ीर के साथ चली जाती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन तुमको तो सिर्फ अपनी पड़ी थी, सेल्फिश लड़की हो तुम। फिर आतिश को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है चुप हो जाइए आप सब, आपका बेटा खूनी है। आप सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे छुपाया है, बाहर निकालिए। दूसरी तरफ आतिश कमाल से पूछता है कि वो फुटेज लीक कैसे हुई। वो कहता है आई थिंक वो फुटेज नाजर ने लीक की है। आतिश कहता है मुझे नहीं लगता, अगर उसे करना था तो बहुत पहले ही ये काम कर देता। फिर वहां पर असली आती है। फिर आतिश पूछता है कि माँ कहाँ है। असली कहती है मुझे नहीं मालूम, वो बाहर गई है। नाजिर हैदर को फोन करता है मुराद कहाँ है, वो मिल नहीं रहा है, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। हैदर शॉक हो जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ गया वो। इधर मैंने पूरा प्लान बराबर बना के रखा था, सिर्फ मुराद को वहां से भागना था, लेकिन उससे तो ये भी नहीं हुआ। नज़ीर मेरे बच्चे को ढूंढो। और मरजान आतिश के पास आती है और कहती है तुमने ही ये वीडियो पोस्ट की, लेकिन क्यों, क्या ये तुम्हारा प्लान था, क्या मिला तुम्हें ये करके। आतिश कमाल और असली से कहता है तुम दोनों जाओ यहाँ से। असली कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की नहीं देखी। आतिश कहता है असली चुप हो जाओ, और वो कहती है मैं क्यों चुप हूँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या। ये लड़की अपने भाई की मदद कर रही है ताकि वो भाग सके, ये जानते हुए भी कि वो खूनी है। और कमाल असली को लेकर वहां से चला जाता है। फिर मरजान कहती है तुम मान लो कि ये सारी चीजें तुमने की है, बेशर्म इंसान। आतिश गुस्से में कहता है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, और वो वहां से जाने लगता है। मरजान उसे पकड़ लेती है और कहती है अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आतिश मरजान को पकड़ लेता है और कहता है अच्छा क्या करोगी तुम, बोलो, जाओ जाकर अपने माँ बाप से पूछो
कि उन्होंने तुम्हारे भाई को कहाँ पे छुपाया है। शायद तुम्हें कुछ सुराख मिल जाए। उन्होंने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड नाजिर के साथ मिलकर कंट्री छोड़ने का प्लान बनाया था नकली पासपोर्ट के साथ में। और वो शौक हो जाती है। मरजान अपने माँ बाप के पास आती है और कहती है, भाई कहाँ है, मुझे बताइए। मुझे पता चल चुका है आप लोग उसको भगाने वाले थे। मुझे जानना है कि वो ठीक तो है ना। फिर आतिश वहां अपनी पूरी फैमिली के साथ आ जाता है। हैदर आतिश की साइड देखकर कहता है, इसने छुपाया है मेरे बेटे को। इसने वो वीडियो पोस्ट की। आतिश कुछ बोलने ही लगता है कि वहां पर आतिश की माँ आ जाती है और कहती है, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं थी जिसने वो वीडियो पोस्ट किया। तुम टॉप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अब मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। मरजान गुस्से में कहती है, आपने ऐसा क्यों किया। मरजान की माँ कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आतिश की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे का बाल नोचने लगती हैं। आतिश जोर से कहता है, बस बहुत हुआ, बंद करो ये तमाशा। आतिश अपनी फैमिली के साथ कमरे में आता है। आतिश अपनी माँ से कहता है, आपने ऐसा क्यों किया। आप क्यों मेरे प्लान के खिलाफ गई। मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आतिश की माँ गुस्से में कहती है, मैंने जो किया वो सही किया। हैदर ने मेरे पति का खून किया था। मेरी मासूम सी छोटी बच्ची का भी खून किया था। आतिश कहता है, तो हम बदला ले तो रहे थे। आतिश की कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ गेम खेलने का टाइम नहीं है। मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पाती हूँ। ये नर्क लगता है मुझे, क्योंकि इन सबके हाथ मेरे पति और मेरे परिवार के खून से रंगे हुए हैं। आतिश गुस्से में कहता है, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं प्लान के साथ चल रहा हूँ। मैं तड़फा तड़फा कर मारना चाहता हूँ उन्हें। और असली की मोम वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर असली कहती है, मेरी मॉम पर मत चिल्लाओ। उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो तुम्हारे जैसा सब कुछ हैंडल करे। उन्होंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। आतिश कहता है, तुम्हारी मॉम को वो वीडियो कहाँ से मिली। असली चुप खड़ी होती है। आतिश को समझ जाता है कि यह काम इसी ने किया है। फॉर असली सॉरी बोलती है और कहती है, आतिश ये दोबारा नहीं होगा। आम सॉरी। आतिश कहता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर आतिश कहता है, मॉम का ध्यान रखो। मेरे बदले के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। फिर मरजान कहीं जा रही होती है और आतिश उसे देख लेता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम। मरजान जवाब नहीं देती। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो चुपचाप उसका सवाल का जवाब दिया करो। कहाँ जा रही हो तुम। मरजान कहती है, मैं मेरे भाई को ढूंढने जा रही हूँ। आतिश कहता है, ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। वो कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। आतिश कहता है, मुझे मजबूर मत करो और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। और वो साथ में मुराद को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नाजिर किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। तभी उसकी तरफ एक चलती हुई कार आती है, जैसे कि वो उसे मार ही डालेगी। तभी उस कार से आतिश और मरियम उतरते हैं और मरजान कहती है, नाजिर मेरा भाई कहाँ है। नाजिर कहता है, क्या तुम दोनों पार्टनर बनकर मेरे घर पे रेड मारने आए हो। आतिश कहता है, हमें मालूम है कि तुम्हारे प्लान के बारे में कि तुम मुराद को दूसरी कंट्री में भेजने वाले थे, तो चुपचाप बताओ वो कहाँ है। नाजिर कहता है, हाँ ये बात सच है, लेकिन वो कहीं गायब हो गया है। मुझे भी नहीं मिल रहा है और अब तुम चुपचाप मेरे घर से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाओ। आतिश नाजिर का हाथ पकड़ लेता है, देता है तो नाजिर की बहन आती है और कहती है, बस करो तुम दोनों। और वो मरजान को कहती है, तुम मेरे घर में अब अपने पति को लेकर आकर झगड़ा कर रही हो क्या। हमें नहीं मालूम है किसी के बारे में, चली जाओ हमारे घर से। फिर मरजान अपनी फ्रेंड से माफी मांगती है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। आतिश कमाल को फोन करता है कि मुराद की कुछ खबर मिली, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। मरजान फिर उदास हो जाती है। आतिश मरजान के पास जाकर बैठता है। मरजान कहती है, तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा कि तुमने वो वीडियो पोस्ट नहीं की। आतिश कहता है, मुझे खुद को एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता। मरजान अपसेट होकर बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा भाई ये सब कैसे कर सकता है। वो एक लड़की को कैसे मार सकता है। आतिश कहता है, शांत हो जाओ, ये दुनिया खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है। मरजान, हम इन दुनिया में कैसे रह सकते हैं बिना किसी पे भरोसा किए, बिना किसी से प्यार किए। आपको कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा ना किसी के साथ। आतिश कहता है, तुम खुद को ही रोक लो, तुम खुद ही हो जो खुद को निराश नहीं करोगी। मरजान को ठंड लगती है। आतिश उसे अपना कोट निकाल के दे देता है। मरजान उसे प्यार से देखने लगती है। सुबह हो जाती है। दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो रहे होते हैं। आतिश पहले उठता है और मरजान को सोते हुए प्यार से देखता है। उसे रात की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। मरजान नींद में आतिश का हाथ जोर से पकड़ लेती है और आतिश को वो अच्छी लगे रही होती है। फिर मरजान की भी नींद खुल जाती है और आतिश सोने का नाटक करता है।
दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मरजान को भी रात की हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। फिर दोनों जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। नाजिर यहाँ मरजान के ऑफिस में आता है और वो मरजान को ढूंढता है। मरजान का फ्रेंड बताता है कि मैडम आज आई भी नहीं है और कहीं नजर भी नहीं आई है। नाजिर, क्या तुम सब खुश हो आतिश को अपना बॉस देखकर? यासीर, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैं मरजान की मदद करना चाहता हूँ। मुझे कंपनी की रिपोर्ट्स की कॉपी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भी पिछले 5 साल के। वो एम्प्लॉई कहता है आई एम सॉरी नाजिर सर, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। नाजिर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम भूल रहे हो क्या कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दूंगा अगर तुमने मुझे कॉपीज नहीं दी तो। एक बार अगर मेरा काम हो जाएगा तो आतिश को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी मरजान की खुशी के लिए उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर मरजान को याद आता है कि शायद वो पुराने घर होगा और वो दोनों पुराने घर आते हैं। मरजान एक कमरे के पास आती है और कहती है, मुराद प्लीज बाहर आ जाओ। मुझे पता है कि तुम अंदर हो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आतिश कहता है वो अंदर नहीं है, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। पीछे से मुराद बाहर निकलकर आता है। मुराद कहता है अब खत्म हो चुका है मेरी बहन। मरजान भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा देती है। मुराद कहता है मुझे मालूम है मेरी जिंदगी तुमने खराब की और फिर मेरे सामने खड़े हुए हो तुम। वो उसे मारने के लिए आता है। आतिश पहले ही उस पे हमला कर देता है। मरजान उसे रोकती है कि रुक जाओ, मत मारो मेरे भाई को। मरजान उसको समझाती है कि मुराद प्लीज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, सारे गुनाह कबूल कर लो, एक यही रास्ता है तुम्हें बचाने के लिए। प्लीज मेरे भाई सुधर जाओ प्लीज। मुराद उसकी बात मान लेता है। मरजान और आतिश के साथ वो जाने लगता है। पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपने परिवार से एक बार मिलना चाहता है। तीनों अपने घर के पास आते हैं। हैदर अपनी माँ के गले लग के रोने लगता है। बताता है कि ये मेरा डिसीजन है, मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ और खुद को सुधारना चाहता हूँ। हैदर भी मुराद को गले लगा लेता है। मुराद अपने पापा को कहता है मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं कभी उस लायक नहीं बन सका जैसा आप चाहते थे। आतिश कहता है यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी इसने अपनी कंपनी, अपना घर और अपना बच्चा खोया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये सब कुछ न खो दे। मुराद मरजान से कहता है मेरी गलती है, मेरे वजह से तुमको इस इंसान से शादी करनी पड़ी, मुझे माफ कर देना मरजान, मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं बन पाया, बट भरोसा करो मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूंगा और एक अच्छा भाई बनकर बाहर आऊंगा। ये कहकर दोनों गले लग जाते हैं। आतिश की माँ कहती है इनके रगों में हैदर का खून बह रहा है, ये अपनी जात कभी नहीं बदलेंगे, ये हमेशा बुरे ही रहेंगे। आतिश कहता है जल्दी करो, हमें जाना भी है। हैदर जैसे ही आगे बढ़ता है मुराद को लास्ट टाइम बाय बोल के जाने लगता है। मुराद सबको देखकर बाय बोल ही रहा था, तब तक एक गोली चलती है उसके ऊपर। अब शॉक्ड हो जाते हैं। ये गोली बेतुल के बाप ने, फादर ने चलाई होती है। पिछला सीन दिखाते हैं कि आतिश की माँ बेतुल के बाप को बंदूक देती है और कहती है ये लो और अपनी बच्ची का बदला लो और उसके कातिल को मार डालो। ये वही बंदूक है जिससे आज बेतुल के बाप ने मुराद को मार डाला है। कहता है मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। कमाल भागकर उस आदमी के पास जाता है और उसे वहां से ले जाता है। मरजान भाई उठो प्लीज उठो, तुम नहीं मर सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, भाई प्लीज उठो। आतिश को तभी अपने बचपन का दिन याद आता है। उसकी बहन कहती है ताहिर मैं बहुत दर्द में हूँ। तभी हैदर वहां आता है, उसकी बहन को उससे दूर ले चला जाता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। आतिश अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर मुराद आता है और उसके ऊपर अपना पैर रख देता है। प्रेजेंट में आतिश मुराद के पास जाता है और उसके कान में कहता है मैं ताहिर हूँ, मैं यहाँ तुम सबसे बदला लेने आया हूँ। मरजान कहती है मुराद मेरे भाई तुमको कुछ नहीं होगा। मुराद वहीं पर मर जाता है। मरियम का पूरा परिवार रोने लगता है। मरजान आतिश को पकड़ती है और कहती है मेरा भाई तुम्हारी वजह से मर गया, तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, ये सब तुम्हारा प्लान था ना, तुम बहुत अच्छा खेल गए, आज से मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, आज का दिन भूलना मत। अबे दुश्मन, तुम्हें आज से मुझसे डरना ही पड़ेगा, डरो मुझसे, समझे तुम। बट गाइज ये सीन थोड़ा फनी था। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सीन कब्रिस्तान की तरफ जाता है। पूरा परिवार टूट चुका है। मरजान की माँ बहुत रोती है। हैदर उसे संभालता है और उसे वहां से लेकर जाता है।
नाजिर और उसकी बहन वहां उसे संभालने के लिए आते हैं। नाजिर, मुझे मालूम है ये बहुत कठिन समय है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मरजान वहां से जाने लगती है, तभी उसका पैर मुड़ जाता है। नज़ीर उसको बचाने ही जाता है, तब तक आतिश मरजान को पकड़ लेता है। नाजिर का हाथ वहीं रोक देता है। और इतना अच्छा सीन था ये। फिर आतिश कहता है, मैं तुम्हें हर जगह देखकर परेशान हो चुका हूं, तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली, अब यहां से दफा हो जाओ। नाजिर कहता है, देखते हैं समय आने पर कौन जाता है। मरजान कहती है, कैसे इंसान हो तुम, ऐसे दिन पर भी तुमको झगड़ा करना जरूरी है। आतिश का परिवार वहां से जाने लगता है। आतिश की माँ कहती है, सारी भावनाएं आपके साथ हैं, चाहे आपका बच्चा कैसा भी हो, लेकिन था तो आपके कलेजे का टुकड़ा ही आपने एक राक्षस को पैदा किया था। सुनकर मरजान की माँ भड़क जाती है। हैदर, अगर तुम सांत्वना नहीं दे सकती, कम से कम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मरजान, तुम सब यहाँ हो ही क्यों, तुमने उसे जान से मार दिया और अब यहाँ नाटक करने के लिए खड़े हो। आतिश कहता है, ये बुरे शब्द तुम दर्द में बोल रही हो। आतिश अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। हैदर को पीछे से कोई एक आदमी आवाज देता है। आतिश दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा रहता है। वो आदमी कहता है, सॉरी, सांत्वना आपके साथ है। मुराद के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मैं उसे बचपन से जानता था और आज वो हमें छोड़कर चला गया। नाजिर भी उन्हें दूर गाड़ी में से बैठकर देख रहा होता है और थोड़ा शौक होता है। फिर वो आदमी कहता है, जिसने भी ये किया है हम उसको जरूर सजा देंगे। हैदर कहता है, जरूरत नहीं है, मैं खुद से इन सबको हैंडल करूंगा। फिर वो आदमी कहता है, ठीक है, जब तुम्हें सही लगे तब हम बात कर लेंगे, मेरे पास बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात है तुमसे बात करने के लिए, मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। हैदर का परिवार, मुराद का परिवार और सभी लोग अब वहां से चले जाते और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।